जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज हम भारत की राज्य व्यवस्था में देखेंगे अगला अधिनियम जो कि पिछली क्लासेस में जो पढ़ा है उसके बाद का जो अधिनियम है भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्योंकि लगातार ब्रिटिश काल के दौरान जो अधिनियम बने थे, चाहे वो कंपनी अधिनियम हो या फिर भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद जो बने, वो हमने कंप्लीट पिछली क्लासेस में कर लिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनको भी आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। पिछली क्लासेस में मैंने वो कंप्लीट करा दिया है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, वो सिर्फ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि एक आखिरी अधिनियम है जो कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर लाया गया था, जिससे कि भारत को आजादी मिली थी। तो हम इसको आज पूरा देखेंगे और शुरू से किस तरीके से इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी, वहां से हम इसको लेने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि सिविल सर्विसेज का कंटेंट तैयार कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं, या फिर वो विद्यार्थी जो कि भारत की राज्य व्यवस्था या फिर इतिहास से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे, पूरी बात करेंगे। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपन भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो 20 फरवरी को, इसकी अगर हिस्ट्री की बात की जाए, इसकी ऐतिहासिक दृष्टि से इसको देखा जाए, तो ये अधिनियम बनने से पहले यहाँ पर जो ब्रिटिश के का उस समय का प्रधानमंत्री रहा क्लीमेंट एटली, उसने 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा की थी। और उस घोषणा में ये कहा था कि ये हम यहाँ पर 30 जून 1948 को भारत को हम ब्रिटिश शासन यहाँ से समाप्त कर देंगे। यानी कि 1948 तक का ये समय इस क्लीमेंट एटली ने घोषणा कर दी थी अपनी घोषणा में। और ये घोषणा की थी 20 फरवरी 1947 को। और उसमें कहा था कि 30 जून 1948 तक हम भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद कर देंगे और यहाँ से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद में यहाँ पर जो सत्ता होगी वो एक उत्तरदायी भारतीय जो हाथ होंगे उनके हाथों में ये सौंप दी जाएगी। ये बात क्लीमेंट एटली के द्वारा उस घोषणा में कही गई थी। तो इस घोषणा के बाद में अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग ने यहाँ पर, जैसे ये घोषणा हुई थी जो कि 20 जून के बाद में होती है, तो मुस्लिम लीग जो कि अपने लिए एक अलग से ही मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रही थी और मुस्लिमों के अधिकार की बात कर रही थी, तो यहाँ पर इस घोषणा के होने के तुरंत बाद ही मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत को पर जो विभाजन है उसकी बात यहाँ पर कही गई। यानी कि मुस्लिम लीग के द्वारा भारत के विभाजन की बात कही गई कि भारत का यहाँ पर विभाजन हो जाना चाहिए। अगर भारत यहाँ पर आजाद होगा तो हमें अपने मुस्लिम भाइयों के लिए अलग से एक देश चाहिए। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग के द्वारा आंदोलन किया गया और भारत के विभाजन की बात कही। अब हम आगे चलते हैं। 3 जून, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक हेडिंग लिखी हुई है, यहाँ पर 3 जून 1947। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि 1946 में, एक्चुअली 1946 में क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हो चुका था। तो संविधान सभा के द्वारा जो बनाया गया संविधान था वो उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि जैसे ही बात निकल कर आती है कि मुस्लिम लीग है वो यहाँ पर आंदोलन कर रही है और भारत के विभाजन के बारे में बात कर रही है, देन उसके बाद में 3 जून को ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट किया कि 1946 में जो गठित हुई थी संविधान सभा, जिसके द्वारा भारत का संविधान की रचना की जा रही थी, भारत का संविधान लिखा जा रहा था, वो जो संविधान है वो उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो कि इस संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि जैसे कि
जब तक भारत में अंग्रेजों का शासन था, उस समय यहाँ पर सेंट्रल प्रोविंस यानी कि अंग्रेजी अंग्रेजों का जो अधिकार क्षेत्र था वो तो था ही, साथ ही साथ में कुछ रियासतें थी, जो रियासतों पर यहाँ पर ये जो अधिकार था, ये जो संविधान था, ये लागू नहीं होना था। साथ ही साथ में मुस्लिम लीग की जो प्रांतीय सरकार थी वहां पर भी लागू नहीं होगा, यानी कि जो रियासतें थी उन पर ये संविधान इम्पोज नहीं किया जा सकता अगर वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात कही थी कब? 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया था। यानी कि 3 जून 1947 को उस समय के वायसराय कौन थे? वो थे माउंटबेटन। माउंटबेटन यहाँ पे वायसराय बनकर आ गए थे और उन्होंने ही ये घोषणा की थी। यानी कि हम इसमें ये समझ सकते हैं कि माउंटबेटन ने विभाजन की ये योजना बनाई थी, वो माउंटबेटन ने ही बनाई थी। यानी कि माउंटबेटन ने विभाजन की योजना यहाँ पर प्रस्तुत की, जिसे कि माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउंटबेटन योजना कहा जाता है। आगे हम चलेंगे 5 जून पर, लेकिन अभी यहाँ पर हम ये समझ लें कि इस प्रकार से यहाँ पर जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है वो बनकर यहाँ पर सामने आता है। कौन सा? 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है उसकी रूपरेखा अब यहाँ से स्टार्ट होती है। यानी कि इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त किया और 5 जून 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित कर दिया। यानी कि 5 जून को ये घोषणा, मतलब 3 जून को ये यहाँ पर घोषणा होती है, देन उसके बाद में 5 जून को इसको यहाँ पर ये जो भारत है इसको स्वतंत्र और संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित कर दिया। यानी कि इस अधिनियम को यहाँ पर 5 जून 1947 को ये यहाँ पर इम्पोज कर दिया गया था, पारित हो गया था। यानी कि इस अधिनियम ने भारत का विभाजन किया और विभाजन करने के बाद में यहाँ पर 2 नए राष्ट्र बने, यानी कि 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट का निर्माण किया गया। पहला जो था वो कौन था? वो था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। यानी कि 2 नए डोमिनियन स्टेट बने इसमें से, जो कि विभाजन के बाद बने। डोमिनियन स्टेट ये जरूर आप याद रखिएगा, स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट जो थे भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो यहां पर पाकिस्तान को भी 2 भागों में बांटा गया था। एक था वेस्ट पाकिस्तान और एक था ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज के समय में वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जो कि ईस्ट पाकिस्तान था। तो इस प्रकार से 2 जगह पे पाकिस्तान का निर्माण हुआ था और एक भारत डोमिनियन स्टेट के रूप में यहाँ पर आया था, जिसे कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की भी स्वतंत्रता थी। यानी कि ब्रिटिश के जहां यहाँ पर शासन हुआ करता था वो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल कहलाते थे, लेकिन यहाँ पर यह भी प्रोविजन रखा गया था कि भारत और पाकिस्तान को यहाँ पर ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में अलग होने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया था। अगर भारत और पाकिस्तान चाहता है कि वो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रहे तो वो रह सकता है, और अगर नहीं रहना चाहता है तो उसको उससे बाहर होने की भी स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई थी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा? आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है वायसराय के पद की समाप्ति। यानी कि इस अधिनियम ने, जो कि उस समय वायसराय माउंटबेटन जो कि वायसराय थे, तो ये अधिनियम जैसे ही आया यहाँ पे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान 2 नए डोमिनियन स्टेट बन गए थे, तो यहाँ पर भारत को और भारत को यहाँ पर स्वतंत्रता मिलने ही वाली थी। जब स्वतंत्रता मिलने वाली है तो जितने भी ब्रिटिश कालीन जो पद थे उन पद की समाप्ति होना जाहिर सी बात थी। तो इस अधिनियम ने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर यहाँ पर 2 डोमिनियन स्टेट गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया। यानी कि यहाँ पर अब दोनों अलग अलग डोमिनियन स्टेट हो गए थे, एक भारत हो गया था और एक हो गया था पाकिस्तान। तो अब भारत और पाकिस्तान के लिए यहाँ पर गवर्नर जनरल का जो पद था वो यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया था। यानी कि वायसराय हट गया था, क्योंकि वायसराय सीधे के सीधे जो ब्रिटिश कॉमन हाउस था वो उसके अंडर में आता था और उन्होंने वो पद सृजित किया था। अब यहाँ पर डोमिनियन स्टेट होने के कारण उस ही अधिनियम में, यानी कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम में गवर्नर जनरल के पद का क्रिएशन किया गया था। इसकी नियुक्ति कौन करता? नए राष्ट्र का कैबिनेट। यानी कि उस समय जो नया राष्ट्र बन गया था, जो कि बना था भारत बना था, और कौन बना था? और बना था पाकिस्तान। भारत और जो पाकिस्तान बना था उसके पास में अब ये पावर था कि वो अपने राष्ट्र के
जो गवर्नर जनरल है उस पद को वो खुद अपने हिसाब से क्रिएट करेगा, यानी कि जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र का जो कैबिनेट होगा, यानी कि जो उस समय की परिषद होगी, कैबिनेट की सिफारिश के आधार पर, इस कैबिनेट की सिफारिश के आधार पर जो यहाँ पर जो ये पद है, इस पद को ब्रिटेन की ताज को करने, यानी कि ब्रिटेन का जो ताज था वो यहाँ पर इस पद को क्रिएट करता है, यानी कि वो तो यहाँ पर सिफारिश करते, सिफारिश करने के बाद में उस समय जो माउंटबेटन जो कि उस समय के वायसराय थे वो इनकी ताजपोशी करते, जो कि उस समय का गवर्नर जनरल का पद एक्सेप्ट करता है, चाहे वो भारत का हो या फिर पाकिस्तान का हो। ठीक है, तो इस पर ब्रिटेन सरकार पर कोई भी नियंत्रण नहीं होना था, यानी कि जब ये गवर्नर जनरल का पद की जो सिफारिश थी वो कैबिनेट, जो यहाँ की राष्ट्र की कैबिनेट थी, वो कैबिनेट अगर यहाँ पे क्रिएट कर रही थी तो इस पर कोई नियंत्रण नहीं था कि उसमें ब्रिटेन की जो सरकार है उस पर हस्तक्षेप करे, इस पर कोई इंटरफेयर करे। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो फ्रीडम था वो भारत और पाकिस्तान के पास में खुद का फ्रीडम था, वो अपने हिसाब से यहाँ पर गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर सकती थी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यानी कि यहाँ पर जो गवर्नर जनरल का पद था वो यहाँ पर सृजित हो गया था, और साथ ही साथ में संविधान सभाओं के द्वारा नए संविधान के निर्माण की भी बात कही थी, ये भी हम आगे देखेंगे। यानी कि यहाँ पर दोनों के दोनों जो डोमिनियन स्टेट थे, चाहे वो पाकिस्तान रहा हो या फिर भारत रहा हो, उन दोनों राज्यों को यहाँ पर इस अधिनियम के द्वारा ये कहा गया कि संविधान सभाओं के द्वारा अपने अपने संविधान को बनाया जाए, और उसके बाद ही किसी भी देश के संविधान को अपनाने की जो शक्ति होगी वो उसको मिलेगी। यानी कि अब यहाँ पर जैसे कि भारत ने संविधान सभाओं के द्वारा 1946 में जिस तरीके से संविधान का निर्माण किया था, उस संविधान के अनुसार ही यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो डोमिनेंट स्टेट है उसको एक्सेप्टेंस करने के लिए शक्ति अब इनको मिल गई थी। यानी कि सभाओं को भी ये शक्ति थी कि किसी भी ब्रिटिश कानून को वो समाप्त कर सकती थी, ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कोई भी कानून बना सकती थी। संविधान सभा जो कि उस समय पाकिस्तान जो बना था उसने भी अपनी संविधान सभा बनाई होगी, और भारत की तो थी ही, भारत की जो संविधान सभा थी उसके पास में ये इस अधिनियम ने पावर दिया था कि उस समय के जो भी ब्रिटिश कानून थे जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर में लिए गए थे या फिर उससे पहले के जो चले आ रहे थे उनको वो समाप्त कर सकती है यहाँ पर। तो पूरा का पूरा पावर अब यहाँ पर संविधान सभा को दे सकता था, दे दिया गया था, चाहे वो उसको आगे भी बढ़ा सकती थी और उसको खत्म भी कर सकती थी। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ की हम बात करें तो स्वतंत्रता अधिनियम को वो निरस्त करने का भी अधिकार था, यानी कि जो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था, उस 1947 का जो अधिनियम है उसको भी वो निरस्त कर सकती थी, चाहे तो वो उसको एक्सेप्ट करती या फिर निरस्त करती, ये भी अधिकार संविधान सभा को दिया गया था। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर। तो अब मैंने जो पॉइंट बताया था संविधान सभाओं के द्वारा नए संविधान बनाने का निर्माण, यानी कि दोनों के दोनों डोमिनियन राज्यों को संविधान सभाओं को ये शक्ति दी गई थी कि वो नए संविधान का निर्माण करें, और एवं जब तक वो पूरी तरीके से एक्टिव ना हो जाए, ठीक है ना, अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए ये विधानसभा बना सकती थी। यानी कि नए संविधान का निर्माण एवं क्रियान्वयन होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए ये विधानसभा बना सकती थी। यानी कि संविधान तो बन ही रहा है, साथ ही साथ में अब प्रांतीय सभा अपने अपने प्रांतीय राज्यों में जो वहां पे राज्य थे वहां पर विधानसभा बनाकर सरकार चला सकती थी। ये पावर संविधान सभाओं को दे दिया गया था। संविधान सभा जो कि उस समय की एक प्रकार से कह सकते हैं अंतरिम सरकार के रूप में काम कर रही थी। इंटरिम गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में वो काम कर रही थी, वो थी संविधान सभा। संविधान सभा से जब संविधान का पूरा निर्माण हो गया, देन उसके बाद में यहाँ पर पूरी की पूरी एक प्रकार से एक जो फाइनल गवर्नमेंट थी वो फाइनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि हुआ था सन 1951-52 में, जब भारत का संविधान एक्सेप्ट कर लिया गया था। वो एक्सेप्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद में भारत में यहाँ पर एक फाइनल गवर्नमेंट बनकर आई थी। तब तक जब तक ये संविधान नहीं बना था तब तक यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट संविधान सभाओं के द्वारा ही चलाई गई थी। जिस समय की प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री रहे थे पंडित
जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसके बारे में भी अपन आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ब्रिटेन में भारत के संविधान, भारत का जो सचिव था उसका पद भी यहाँ पे समाप्त किया गया था, तो इसको भी अपन देखेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात किया जाए तो ये जो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम है, ये कब पारित हुआ था? ये हुआ था 5 अगस्त 1947 को। तो यानी कि 5 अगस्त 1947 के बाद में ब्रिटिश संसद में ये पारित हुआ। और कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन स्टेटस पर जब तक लागू नहीं होता, जब तक कि डोमिनियन स्टेट इस कानून को मानने के लिए अपने अपने स्टेट में कानून नहीं बना लेते, यानी कि वो संविधान का निर्माण जब तक नहीं कर लेते हैं तब तक वो इस जो संविधान का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम का जो कानून था वो कानून उन दोनों देशों पर लागू नहीं होता है। तब तक यहाँ पर अंग्रेजों का ही शासन रहेगा। जब जाकर ये पूरा का पूरा यहाँ पर शासन हो गया, यहाँ पर संविधान बन गया दोनों में, देन उसके बाद में ये जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था उसके बाद में विभाजन हुआ, ये यहाँ पर मान्य हुए और लागू हुए। यह बात यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं। यहाँ पर सचिव के पद का समाप्ति हुई, यानी कि इस कानून ने, जो कानून भारत स्वतंत्रता अधिनियम बना 1947 ने ब्रिटेन में उस समय जो भारत का सचिव का जो पद था, जो कि ब्रिटेन में एक कार्यालय बन गया था, और वहां पर जाकर एक सचिव जो अपॉइंट होता था, जो कि पूरी की पूरी भारत की कार्रवाई, भारत में हो रहे जो भी कार्य थे उसको वो देखता था, जो कि वायसराय करता था। तो उस पद को इस कानून ने समाप्त कर दिया। और साथ ही साथ में इसकी जो पूरी की पूरी पावर थी जो कि भारत के सचिव के पास में थी, वो अब सीधी की सीधी राष्ट्रमंडल के जो राज्य सचिव थी उसको ट्रांसफर कर दी गई। यानी कि जो कॉमनवेल्थ के जो राष्ट्रमंडल वाला जो मामला था वो पूरा का पूरा अब राज्य के सचिव को हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम ने जो 5 अगस्त 1947 को जो आया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इसमें भारतीय रियासत, जो उस समय भारत में रियासत थी जो कि फ्री थी, ठीक है, रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की जो थी वो समाप्ति हो गई। यानी कि अब वो यहाँ पर फ्री हो गई थी। वो इतनी फ्री हो गई थी यहाँ पर कि वो अब चाहे तो भारत की सरकार के साथ शामिल हो, चाहे तो ना हो, ये भी उनको स्वतंत्रता दी गई थी। साथ ही साथ में आदिवासी क्षेत्र, जो आदिवासी क्षेत्र है, वहां पे भी ब्रिटिश जो इंटरफेरेंस था, ब्रिटिश का जो हस्तक्षेप था, वो भी यहाँ पर इस अधिनियम से समाप्त हो गया था। यानी कि इसने भारतीय रियासतों को ये स्वतंत्रता दी, चाहे तो वो भारत के डोमिनियन स्टेट या फिर पाकिस्तान के डोमिनियन स्टेटस के साथ में जा सकती है। यानी कि भारत जो एक डोमिनियन स्टेट बन गया था और एक और बना था जो था पाकिस्तान, तो यानी कि वो रियासतों को स्वतंत्रता दे दी गई थी कि आप भारत के साथ जुड़ सकती हैं या फिर पाकिस्तान के साथ में भी जुड़ सकती हैं, और साथ ही साथ अगर आप नहीं जुड़ना चाहती हैं तो आप स्वतंत्र भी रह सकती हैं। ये इस स्वतंत्रता अधिनियम ने इनको पावर दे दिया था, जो कि भारतीय रियासतों को यहाँ पर फ्री कर दिया गया। ठीक है, जो कि ब्रिटिश सरकार की संप्रभुता के अंतर्गत आती थी, तो वो पूरा उनको फ्री कर दिया गया था कि नाउ यू आर फ्री। अब आप किसी भी डोमिनियन स्टेट के साथ में जा सकती हैं, भारत के साथ भी जा सकती हैं और पाकिस्तान के साथ में भी जा सकती हैं। यानी कि इस संविधान ने नए संविधान बनाने तक प्रत्येक डोमिनियन में जो शासन संचालित करने के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1935 के तहत जो प्रांतीय सभा बनाई गई थी उनको सरकार चलाने की यहाँ पर व्यवस्था दी गई थी। इससे पहले का अधिनियम कौन सा था? वो था 1935 का। 1935 का जो अधिनियम आया था वो बहुत ही ज्यादा विशाल और काफी बड़ा था, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं पिछली क्लास में, जिसमें कि दो अलग अलग अधिनियम बनाए गए थे। एक तो बर्मा का विभाजन हुआ था, तो बर्मा शासन अधिनियम भी बना था 1935 का, और भारत शासन अधिनियम 1935 भी बना था। तो उसमें अलग अलग धारा और अलग अलग अनुसूचियां भी बनी गई थी। तो जो उस समय की 1935 के तहत की जो अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत जो धाराएं और जो अनुसूचियां बनाई गई थी, उस अनुसूचियों के तहत ही अब यहाँ पर जो प्रांतीय सभा थी, वो प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था इससे दी गई थी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे, ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और स्वीकार करने का भी अधिकार, यानी कि धीमे धीमे यहाँ पर इस अधिनियम ने ब्रिटिश के पास में जो ब्रिटिश शासन के जो पावर थे वो धीमे धीमे पूरे तरीके से न्यूट्रल कर दिए गए थे,
और यहाँ पे ब्रिटिश की पूरी शक्तियां जीरो हो गई थी। ये सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, यानी कि दोनों डोमिनेंट स्टेटस जो थे, ठीक है ना, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, दोनों डोमिनेंट स्टेटस में अब जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम बना था, उस अधिनियम के तहत जो भी अमेंडमेंट करना चाहते थे दोनों डोमिनेंट स्टेट, पाकिस्तान या फिर भारत, दोनों जो करना चाहते थे वो अपने हिसाब से आप कानून में सुधार कर सकते थे। उसमें से कौन सी कानून उनको एक्सेप्ट करने वो एक्सेप्ट करें और कौन से नहीं करने हैं वो ना करें, ठीक है। साथ ही साथ उनको ये भी पावर दिया गया था कि वो अपने कानून के लिए किसी भी देश की कानून का सहारा ले सकते हैं अपने संविधान को बनाने के लिए। तो वो अन्य देशों से भी संविधान ले सकते हैं, जैसे कि भारत ने अन्य देशों से संविधान लिया है और अपने संविधान का निर्माण किया था, ठीक है ना, जैसे कि कनाडा है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, रूस है और जापान, सभी से थोड़ा थोड़ा संविधान लिया और संविधान से अपने संविधान का निर्माण किया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये स्वतंत्रता भी दी गई थी, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट पे आते हैं, ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और स्वीकार करने का भी अधिकार से यहाँ पर वंचित कर दिया था इस अधिनियम ने। और ब्रिटिश शासन का के नाम पर जो गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक पर स्वीकार, मतलब यहाँ पर ये थी कि वो उस पर मताधिकार नहीं कर सकता था और ना ही उसे स्वीकार करने का अधिकार था उसे। लेकिन यहाँ पर जो विधेयक स्टेट डोमिनेंट स्टेट के अनुसार बनाया जाएगा, वहां की प्रांतीय सरकार के द्वारा बनाया जाएगा, वो ब्रिटिश शासन के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि वो उसको स्वीकार करने का पावर उसके पास में दी गई थी, लेकिन उसको मताधिकार करने का और उसे स्वीकार करने का अधिकार यहाँ पर वंचित कर दिया गया, ठीक है। लेकिन डोमिनेंट जो सरकारें थी, वो सरकार अगर वहां पर कुछ सुधार चाहती है और सुधार के बाद में कोई विधेयक पारित हो गया है तो उसको स्वीकार करने का अधिकार उसको था, वो स्वीकार करना था, उसको वो अस्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्यों में संवैधानिक प्रमुख की भी नियुक्ति हुई थी यहाँ पर, यानी कि इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को जो प्रांतीय गवर्नरों को और राज्य के संवैधानिक प्रमुख की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। यानी कि जो भारत में जो गवर्नर जनरल था जो बनना था यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले वायसराय था, लेकिन जैसे ही डोमिनेंट स्टेटस आया, डोमिनेंट स्टेट क्रिएट किया गया, तो अब भारत में एक नया गवर्नर जनरल बनना था। साथ ही साथ प्रांतों में गवर्नरों को जो थी वो यहाँ पर उस समय जो प्रांत थे, क्योंकि भारत का जो वायसराय था वो भारत का वायसराय था और प्रांत में क्या थे, गवर्नर जनरल थे। तो इन दोनों से मिलकर यहाँ पर सरकार बनती थी और उस तरीके से ब्रिटिश जो शासन था वो चलता था। लेकिन अब यहाँ पर भारत में नए गवर्नर जनरल बनना था, ठीक है, जो कि भारत एक डोमिनेंट स्टेट था और पाकिस्तान था, तो भारत में भी एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति करनी थी और प्रांत में यहाँ पे गवर्नर थे। अब उन गवर्नरों के पास में भी ये था कि वो अपने राज्य में यहाँ पे कि वो गवर्नर हुआ करते थे, वहां पे उस राज्य के संवैधानिक प्रमुख की नियुक्ति करें। तो ये बात यहाँ पर थी, यानी कि राज्यों में संवैधानिक प्रमुख और भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति यहाँ पर की गई। और इन सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद, क्योंकि राज्यों में जो उस समय मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, जो कैबिनेट हुआ करती थी, उस कैबिनेट के परामर्श पर ही कार्य किया गया। वो उन्होंने जो परामर्श दिया, उन्होंने जो वहां पे सिफारिशें की, उस सिफारिश के आधार पर वहां पे संवैधानिक प्रमुख की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट इस पे भी चलेंगे अपन। भारत के जो सम्राट, ये एक शब्द था जो कि ब्रिटिश शासनकाल में लिया जाता था, इस शब्द की भी समाप्ति हुई थी यहाँ पर, यानी कि ये इस कानून से एक शाही उपाधि होती थी ये, जो कि भारत का सम्राट ये शब्द था, इस शब्द को भी यहाँ से समाप्त कर दिया गया। और इसने भारत के राज्य सचिव के द्वारा जो सिविल सेवा में नियुक्ति करने तथा अन्य पदों में जो आरक्षण की प्रणाली थी उसको भी समाप्त कर दिया था। उस समय जो सिविल भर्ती परीक्षा थी उसमें जो भी नियुक्ति होती थी उसको भी न्यूट्रल कर दिया गया और साथ ही साथ में उस पदों में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, उन आरक्षण की व्यवस्था, उस रिजर्वेशन पॉलिसी को भी यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा। और 15 अगस्त 1947 से पहले
जो भी सिविल सेवक थे, यहाँ पर जो भी कर्मचारी थे, उनकी जो सुविधाएं थी वो एज इट चली, यानी कि उस सुविधाओं में कोई फर्क नहीं पड़ा था, और जो कि पहले से उनको प्राप्त थी वो लगातार चलती रही। लेकिन नई नियुक्तियों को यहाँ पर खत्म कर दिया गया था, और पदों पर आरक्षण की जो व्यवस्था थी उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, 15 अगस्त 1947 को अब यहाँ पर भारत आजाद होता है, और अंततः यहाँ पर समस्त शक्तियां जो थी, दोनों की दोनों जो देश बने थे, दोनों की दोनों जो डोमिनियन स्टेट का दर्जा पाया था भारत और पाकिस्तान को, वहां पर पूरी की पूरी पावर को अब यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया था। और यहाँ पर भारत की तरफ में अगर बात की जाए तो भारत में जो उस समय के गवर्नर जनरल रहे थे वो रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन को ही यहाँ पर प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। लेकिन फिर आगे जाकर जब भारत के नए जो गवर्नर जनरल बने थे वो श्री राजगोपालाचारी जी बने थे, लेकिन वो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद बने थे। और पहले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कि पहले प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ ली थी। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारत डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। यानी कि संविधान सभा ही उस समय की सरकार को चला रही थी, जब तक कि संविधान पूरी तरीके से बन नहीं गया, और बनने के बाद में फिर इसको स्वीकार नहीं कर लिया गया। यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान को स्वीकार किया गया, देन उसके बाद में यहाँ पर एक स्थायी सरकार का रूप देखने को मिलता है भारत में, जो कि 1951 से यहाँ पर अस्तित्व में आया, ठीक है। तो ये था भारत शासन अधिनियम का पूरा मैंने टॉपिक यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। तो अब हम अगला जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे संविधान सभा। संविधान सभा को, जो कि भारत की राज्य व्यवस्था का अगला टॉपिक होगा, जो कि अगली क्लास में मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं। तो लगातार इस तरीके की पूरी कंप्लीट थ्योरी के लिए आप मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहें, चाहे आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो मेरे साथ में या फिर फेसबुक पर। तो दोनों को आप फॉलो कर लीजिएगा, दोनों को लाइक और शेयर भी करना ना भूलिएगा अगर आप मेरी क्लास को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।